हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारे चैनल का नाम है मेंटर दिव्या और इस चैनल के जो नाम है उसकी डिग्निटी मेंटेन करते हुए मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल और जेन्युइन एडवाइस देती हूँ और मेरे एक्सपीरियंस ही देती हूँ मैं। ठीक है, तो दो मेजर डाउट आ रहे हैं हमारे पास कि बिगनर्स तैयारी कैसे शुरू करें और एक एस की जो जॉब है वो वर्थ है या नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ऑलरेडी एक्स बैंक मतलब मैं बैंक में सर्व कर चुकी हूँ 1.5 ईयर। तो मैं पहले आईसीआईसीआई बैंक में थी और अभी मुझे नेशनलाइज बैंक में जाना है या फिर स्टेट बैंक में जहाँ भी एंट्री मिल जाए, तो उसके लिए वापस से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये सवाल तो आपका बिल्कुल ही डाउट खत्म हो गया। और दूसरा जो डाउट था वो ये है कि बिगनर्स तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको इस पे पहले अच्छे से बता देती हूँ कि देखिए एसबीआई जो बैंक है उसका जो एसबीआई पीओ का जो है एग्जाम पैटर्न बदल गया है प्रीलिम्स का और मेंस का। तो जो उसमें क्या है मतलब कि जब भी पैटर्न चेंज होता है तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और प्रैक्टिस के लिए हमेशा दो तरह के एस्पिरेंट होते हैं, एक को ऑनलाइन प्रैक्टिस पसंद होती है, एक को ऑफलाइन प्रैक्टिस पसंद होती है। तो ऑनलाइन के लिए तो कंटेंट भर भर के अवेलेबल है, पर ऑफलाइन के लिए मैं आपको बहुत ऑथेंटिक सोर्स जो है वो बता रही हूँ, जेन्युइन सोर्स। और फिर से मैं करंट पब्लिकेशन का ही सोर्स बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं बिगनर्स थी तो मैंने प्रैक्टिस बुक से ही की थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस आपको बुक से ही करनी चाहिए, है ना। तो बुक में सबसे पहली बुक मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बुक जो है एस वी पी यू प्रीलिम्स के लिए, जो बुक एस वी पी यू प्रीलिम्स के लिए है, बुक आपको इधर दिख रही है। तो प्रीलिम्स के लिए जो बुक है मैंने सब कुछ लिख रखा है ताकि कुछ छूटे ना। उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि पहली बात तो ये एडिशन है 2025 का और पूरी न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। जो भी पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें इंग्लिश 40 नंबर की है, क्वांट 30 नंबर की और रीजनिंग 30 नंबर की है। और ओनली प्रीलिम्स के लिए ही मैंने लेटेस्ट एडिशन है ये भी बता दिया आपको और पैटर्न भी बता दिया। ठीक है, अब इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसके साथ स्क्रैच कार्ड है। तो स्क्रैच कार्ड जो है इसमें, तो बगल में इसका क्यूआर है। आप जैसे फर्स्ट पेज पलटेंगे इसका, तो क्यूआर को जैसे ही स्कैन करेंगे इसे पता चल जाएगा स्क्रैच कार्ड को कैसे अवेल करना है ना। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जितना भी ऑनलाइन कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट है आप उसे अवेल कर सकते हैं। और इसकी जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो 9300 है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी KICX जो है .in करके KICX.in करके इसकी वेबसाइट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि KICX करके इसकी एप्लीकेशन भी है, आप वहाँ से भी इसकी कंटेंट को अवेल कर सकते हैं। चलिए, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये बुक की ये इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड इसके सारे क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं इसमें, इंग्लिश के भी, क्वांट के भी और रीजनिंग के। तो 30 सेट दिए इन्होंने, 30 सेट, वो भी सॉल्व हैं, सॉल्व पेपर, वो भी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। और दूसरी अच्छी बात ये है इस बुक की कि इन्होंने 2023 तक के जो भी सॉल्व पेपर हैं वो कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर कोई ओनली जो बिगनर से और ओनली प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहता है, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो इस बुक के साथ जा सकता है। ठीक है, दूसरी बुक भी आपको यहाँ दिख रही है। दूसरी बुक है इसमें एसबीआई पीओ प्री और मेंस की है। ये भी 2025 का एडिशन है और बिल्कुल जो पैटर्न चेंज हुआ है, ओनली प्रीलिम्स का ही नहीं मेंस का भी पैटर्न चेंज हुआ है। तो न्यू पैटर्न के साथ इस बुक को लॉन्च किया गया है। ये प्री और मेंस की बुक है। इसमें सॉल्व पेपर हैं 2015 से लेकर 2023 तक के सॉल्व पेपर हैं। और सॉल्व पेपर मतलब कि बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। वो मैं इसलिए जोर दे रही हूँ सॉल्व पेपर और एक्सप्लेनेशन पर, क्योंकि ना प्रीलिम्स के तो हमें सॉल्यूशन समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो मेंस का जो सॉल्यूशन होता है ना वो हमें कहीं से भी समझ में नहीं आता है। कि हमने कुछ भी उठा के देखा, कोई PDF देखी, वहाँ से नहीं आएगा समझ में, क्योंकि जो मेंस की और स्पेशली एसबीआई पीओ मेंस के जो क्वेश्चन हो तो उसके लिए बहुत ही डिटेल में और एकदम अच्छी अप्रोच के साथ सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, जो इस बुक में है। ठीक है ना। तो आपको मैंने दोनों बुक के बारे में बता दिया। अगर आपको ओनली प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो आप मतलब कि जो मैंने फर्स्ट बुक बताई है आप उसके साथ जाइए। उसको ना प्रैक्टिस वर्कबुक के नाम से है। बाकी और सेकंड, अगर आपको प्री और मेंस के साथ जाना है तो आप दूसरी बुक के साथ जाइए। ठीक है, और ये बुक आप लोगे कहाँ से वो भी बताना ज़रूरी है कि तो फिर आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं इस बुक को। और ये जो बुक आप खरीदोगे उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, और आप जा सकते हो, क्योंकि मैं आपको पता है मैं आपको हमेशा जेन्युइन एडवाइस देती हूँ, कभी भी आपको फेक और इलॉजिकल बातें नहीं बताती हूँ। तो मुझे ठंड लग रही है, सबसे पहले मैं कैप लगा लेती हूँ। और आपको जो दो डाउट हैं कि बिगनर्स तैयारी कैसे करें और दूसरा जो डाउट है कि बैंक में जाना वर्थ है या नहीं है, तो दोनों को आप मैं डिटेल में समझाती हूँ आपको। आगे चलिए मेरे साथ। ठीक है, बहुत दिनों से मेरे पास दो डाउट आ रहे थे, है ना। और डाउट पहले भी आए थे, बट मैंने सोचा था चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से टाइम निकाल के मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, है ना, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। तो पहला डाउट आता है मेरे पास, हमेशा आता है बिगनर्स का, कि हम कैसे शुरुआत करें। बिगनर्स हैं, कोई 12th में है, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है अभी। और दूसरा डाउट आता है मेरे पास कि हम बैंक की तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन जो और जॉब होती है ना उनके बारे में इतनी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन बैंक की जॉब को लेकर एक अलग ही नेगेटिविटी है। मतलब नेगेटिविटी इन द सेंस होता है कि प्रेशर, है ना। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूँगी, टू द पॉइंट बात करूँगी कि प्रेशर, बैंक की जॉब में प्रेशर है तो क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बाद में 3-4 साल हम रगड़े मेहनत करें और इतनी मेहनत करने के बाद हमें ऐसी जॉब मिले जिसे करने में हमें मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो दोनों पॉइंट पर आएंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट ले लेती हूँ। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि बिगनर्स कैसे शुरू करें।
तो डियर बिगनर्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएँगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना ही नहीं है। सबसे पहले अगर आप मैच्योर हैं, मैच्योर इन द सेंस आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, आप कंसिस्टेंसी से पढ़ लेते हैं क्योंकि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिनमें से एक एक को ज़रूरत पड़ती है कि एक रास्ता कोई दिखा दे, हमें उस पे चलते जाना है ना? और दूसरा होता है कि हम इतने मैच्योर हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या-क्या करना है और हमारे लिए क्या-क्या ज़रूरी है। 2 तरह के बच्चे होते हैं और मुझे लगता है कि जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ना जस्ट तो इतना मैच्योर तो वो नहीं होते हैं कि वो खुद से पिक कर लें राइट चीज़ों को, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सही समय पर सही डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम सही उद्देश्य पर सही टाइम पर पहुँच पाते हैं, ठीक है? तो मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगी कि मैं पहली बात तो आपको एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आप ना करो और नया हर हर नया एस्पिरेंट वो गलतियाँ दोहराता है, जिसकी वजह से ना सीरियसली आप मेरी बात मानिए कि सीरियसली जो जॉब है ना, तो जैसे बैंक की मान लीजिए आप, है ना? तो वो 1 साल में ली जा सकती है, लेकिन बस वही है ना कि आप वो गलतियाँ ना करें जो सब करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात, अगर आप टाइप 1 के स्टूडेंट हैं, जो आप कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन रखते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप में मैच्योरिटी भी है और आप अच्छे से समझते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, एक कागज़ लीजिए, उस पे सिलेबस लिखिए बैंक का। यूट्यूब पे भर-भर के कंटेंट है और इतना कंटेंट है कि वो प्री और मेंस और इंटरव्यू सबके लिए सफिशिएंट है, आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? तो इसमें आप कागज़ लीजिए, कागज़ पे सिलेबस लिख लीजिए, क्वांट का लिख लीजिए, मैथ्स का लिख ली वो सॉरी क्वांट का लिख लीजिए, रीज़निंग का लिख लीजिए और इंग्लिश का लिख लीजिए। और आप जब तक बेसिक खत्म करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मेंस कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो मेंस के लिए गाइडेंस आपको खुद को अपने आप ही मिल जाएगा और उसी फैकल्टी से मिल जाएगा, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप जिनको फॉलो करेंगे ना, वो आपको प्रीलिम्स के साथ-साथ फिर मेंस से भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो आपने कागज़ पे सिलेबस लिख लिया, आपको पता चल गया कि क्वांट में 10-12 टॉपिक हैं, रीज़निंग में भी टॉपिक 10-12 सिलेक्टेड टॉपिक है, जो 4-5 दिन में खत्म हो जाते हैं उसके कॉन्सेप्ट। उसके बाद रीज़निंग में ओनली प्रैक्टिस रह जाती है, जिसमें पज़ल एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो उसकी बस आपको प्रैक्टिस करनी रहती है। और उसके बाद इंग्लिश, है ना? आप लिख लीजिए और अब उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम होता है ना, आपको हैबिट डाल लीजिए कैलकुलेशन करने की। कैलकुलेशन में आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको इतना पता है कि क्या करना है उसमें। आपको टेबल याद करनी है, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपको इंटरनेट पे जब आप तैयारी चालू करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या ज़रूरी है। वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 मॉक लगाने हैं प्रीलिम्स के। मुझे पता है आप बिगिनर्स हैं, आपके बहुत से बहुत 100 में से कितने नंबर आएँगे? हार्डली 20 या 22 नंबर आएँगे 100 में से। कट ऑफ एसबीआई क्लर्क की अगर मैं लूँ तो 20 में मतलब 100 में से 75 प्लस कट ऑफ जाती है, लेकिन आपके फिर 20-25 मार्क्स आएँगे, है ना? तो आपने 4 मॉक लगा लिए। 4 मॉक लगाने के बाद आपको अब कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया है कि पेपर किस तरह का आता है और क्या पैटर्न रहता है और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपने कागज़ पे सिलेबस लिख लिया है, सुबह उठना है, आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के बाद एक एडिटोरियल करना है, किसी भी टीचर को फॉलो करिए और उसके बाद आपने जो तीनों सब्जेक्ट लिखे हैं, उनमें टॉपिक वाइज़ आप आपके सिलेबस को ख़त्म कीजिए बस। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, मॉक लगाना है, नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के बाद एक एडिटोरियल पढ़ना है और उसके बाद जो सब्जेक्ट है ना, उनमें से तीनों में से एक-एक टॉपिक लीजिए, उठाइए, फिनिश कीजिए, फिर एक-एक टॉपिक लीजिए, उठाइए, फिनिश कीजिए। इसे बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन इन द सेंस बेसिक, इसको बेसिक बोलते हैं। आपको बेसिक फिनिश हो जाएगा जब तक आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि अब आपको किस डायरेक्शन में आपकी तैयारी को लेके जाना है। मतलब कि फाउंडेशन खत्म होने के बाद आपको बस प्री का एक मॉक लगाना शुरू कर देना है और एक-एक टॉपिक मेंस का उठाना है। अब मेंस में क्या आता है, तो मेंस के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के मतलब कि आप ऐसा करना, एक क्लर्क का मॉक लगाना, एक पीओ का मॉक लगाना मेंस का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के टॉपिक है और कैसे उसको ग्रैब करना है। बस फिर वही फैकल्टी है, उन्हीं फैकल्टी से आपको आगे पढ़ते जाना है और उन्हीं फैकल्टी के आपके मेंस के टॉपिक भी उन्होंने पढ़ा रखे हैं, उन्हें पढ़ते जाना है। और जब आपका फाउंडेशन खत्म हो जाएगा, प्रीलिम्स का फाउंडेशन खत्म हुआ, आपने डेली एक प्रीलिम्स का मॉक लगाना शुरू कर दिया, साथ के साथ आपकी कैलकुलेशन चल रही है, एडिटोरियल चल रहा है और आपका प्री का एक मॉक चल रहा है। उसके बाद आपने फाउंडेशन फिनिश कर ही दिया है, तो अब आपका मतलब मॉक और कैलकुलेशन और आपका एडिटोरियल 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास पूरा दिन बचेगा, उसमें आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और मेंस के लिए कोई भी आप उन्हीं फैकल्टी से एक-एक टॉपिक कंप्लीट करते जाइए। बस इतना ही है और वीक में आप क्या करेंगे, एक मेंस का मॉक लगा लेंगे और साथ के साथ जैसे ही आपका फाउंडेशन खत्म हो जाए, आप करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर देना उसी दिन से। ये था। अब दूसरी बात, ये तो मैंने उनके लिए बताया है जो मैच्योर हैं, जो कंसिस्टेंसी रखते हैं, डेडिकेशन रखते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनके कागज़ पे वो टिक-टिक करते जाएँगे और डेली पढ़ते जाएँगे डेट वाइज़। दूसरे टाइप के इंसान आते हैं कि हमें कोई गाइडेंस दे दे और हम बस उसी दिशा में चलना चाहते हैं। तो आप पेड कोर्स ले लीजिए, किसी भी फैकल्टी का ले लीजिए। पेड कोर्स लेने से क्या होगा, पेड कोर्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप एक जगह से ले लीजिए, इंग्लिश का ले लीजिए, क्वांट का ले लीजिए और रीज़निंग का ले लीजिए। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, डेली 3 घंटे मतलब 3 फैकल्टी की 3 क्लासें लेनी है आपको और फिर आपकी टेंशन सारी खत्म। हाँ, कैलकुलेशन आपको करनी है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं
करना है, फिर वो तीनों फैकल्टी आपको बताएँगी, दिन भर में जो टास्क है आपको वो करना है। ये मैं पूरी हॉल तैयारी नहीं बता रही हूँ, ये फाउंडेशन के लिए बता रही हूँ ओनली। आपका फाउंडेशन फिनिश हो जाएगा 3 से 4 महीने में, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सब कुछ आइडिया हो जाएगा और वही फैकल्टी आपको सब कुछ बताती रहेंगी। ये दूसरे टाइप के बच्चों के लिए हो गया जिनको गाइडेंस चाहिए, ठीक है? मैंने इसमें मॉक, कैलकुलेशन, एडिटोरियल, प्रैक्टिस सब कुछ कवर कर दिया है और हाँ, ये जो तरीका मैंने बताया है, अभी जो एसए क्लर्क का एग्ज़ाम है, एसए पीओ का एग्ज़ाम है, ये उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एसए क्लर्क का एग्ज़ाम 22 फरवरी को आ गया है और जो बिल्कुल बिगिनर है, जो ग्रेजुएशन जिन्होंने फिनिश की है, तो मुझे पता है ये कोई मज़ाक नहीं चल रहा है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और बहुत रफ़ भी हो गया है, एकदम बिल्कुल कट थ्रोट कंडीशन मतलब कॉम्पिटिशन हो गया है, जैसे वो निवाला छीनता है ना कोई मुँह से, उस टाइप का कॉम्पिटिशन हो गया है। तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं बोल दूँ कि 2 महीने में तैयारी हो जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके पास प्रेशर आएगा। तो ऐसा नहीं लेना है आपको, पहले फाउंडेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद आप मैदान में उतरना, तब मज़ा आएगा आपको, जंग लड़ने का ही मज़ा आएगा। ठीक है, ये पहला डाउट था जो खत्म हो गया है बिगिनर्स का। अब दूसरे डाउट पे चलते हैं। दूसरा डाउट दूसरा डाउट दूसरे डाउट पे आते हैं हम कि किसी चैंपियन का मेरे पास कमेंट आया था और पहले भी मेरे पास 2-3 कमेंट आए थे कि क्या बैंक की जॉब वर्थ है? तो पहली बात तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए, वर्थ है या नहीं है। ये वर्थ जैसा कोई भी सवाल नहीं होता है। सारा जो सवाल होता है वो हमारी पर्सनैलिटी का होता है, हमारी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। अगर कोई भी करियर हम चूज़ कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के चूज़ करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि मतलब कि आगे जितने भी टाइम तक आप उस करियर में रहना चाहते हैं, तो तब तक तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो बिज़नेस हो, तो बिज़नेस में भी आपको पूरा टाइम आपका देना पड़ेगा। चाहे आप दुकान कर रहे हैं, तो वो भी आपको डेली खोलनी है टाइम से, ठीक है? चाहे आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, कुछ भी, चाहे आपका पैशन फ़ॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि आप आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आप पेंटर हैं, आप कुछ भी हैं, कुछ भी, आपको पूरी तरह से इंडल्ज होना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई सी भी जॉब है, कोई सा भी काम है, चाहे वो पैशन है, कुछ भी है, कुछ भी, है ना? तो आपको ना वही सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपकी पर्सनैलिटी है। अब देखिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी है बोलने की, किसी भी टॉपिक को पढ़ के उसे अच्छे से समझा सकते हैं आप किसी को भी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है ना? और आपको काम दे दिया जाए कि भई तुझे एक फ़ाइल है, इसको इसको पढ़ना है और मतलब कि कोई भी असाइनमेंट दे दिया जाए और तुझे चुपचाप बैठ के इंटरनेट पे सर्च करके अच्छे से और इस फ़ाइल को कंप्लीट करना है। 8 घंटे लगेंगे, इसमें चुपचाप बैठा रहना है तुझे। बोलने वाला आदमी, समझाने वाला इंसान जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपने उसको एक ऐसा काम दे दिया जिसमें आप उसे 8 घंटे एक जगह बिठाना चाहते हैं। क्या वो काम वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरा इंसान है जिसको चुपचाप भई एक टास्क दे दो, मैं चुपचाप बैठ के उसे कंप्लीट कर दूँगा या कर दूँगी, 7-8 घंटे लगेंगे मुझसे कितनी भी रिसर्च करनी है, मैं बैठ के मेरे हिसाब से वो रिसर्च करके आपको ये पेपर वर्क कंप्लीट करके दे दूँगा, है ना? वहीं आपने उसको काम दे दिया एक टीचर का कि तुझे ये टॉपिक है, ये बच्चों को समझाना है, इसमें बहुत अच्छे से आपको वो उसे बोल के समझाना है, गा के समझाना है, कविताएँ करके समझाना है, तो उसकी वो पर्सनैलिटी है ही नहीं भई। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि पहले आपकी पर्सनैलिटी देखिए, आप किस तरह के हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस काम को अच्छे से कर सकते हो, जिसको आप अंजाम दे सकते हो, है ना? क्योंकि करियर में बहुत लंबा जाना है, आप उसको उस पाथ पे आपको बहुत लंबा जाना है, कहीं बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि जो करियर हम चूज़ कर लेंगे ना, उस पे पीछे आने का रास्ता नहीं होता है फिर। रही बात एजुकेशन की, तो पढ़ाई, अब आप बोलोगे पढ़ाई किसी को पसंद नहीं होती, पढ़ाई किसी को ही पसंद नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो हमारी जीवन का एक नेसेसिटी है, वो आधार है, वो सबको ही करना पड़ता है, आपको पसंद है तो भी और नहीं है तब भी, ठीक है? तो एजुकेशन से तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी, ठीक है? अब वर्थ, रही बात वर्थ की, तो वर्थ आप देखिए, बैंक एक ऐसी जॉब है जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे डिपार्टमेंट से, क्योंकि बैंक में जाने के बाद ना आप इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हो, डायरेक्ट मतलब कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, है ना? फाइनेंस में जा रहे हो, तो आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि आप वहाँ आप बैठोगे और आप वहाँ पे डे टू डे के जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे रिलेटेड मामला चल रहा है, वहाँ फाइनेंस से रिलेटेड मामला चल रहा है, और आपको क्या लगता है कि 1 घंटे में आपके पास 4 बार कॉल आएँगी, आप कभी फ्रेंड से मतलब गॉसिप कर सकते हो, आप आपके रिलेटिव से बात कर सकते हो, आपका मन कर रहा है 1 घंटे आउटिंग पे चलें, आप आउटिंग पे जा सकते हो। वहाँ नहीं होता है ऐसा, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता देती हूँ। मैं एक्स बैंक रह चुकी हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में मैंने 1.5 साल मतलब 1 एंड हाफ ईयर सर्व कर चुकी हूँ मैं बहुत डेडिकेशन से, और मैं बहुत ही फेवरेट एम्प्लॉय भी रह चुकी हूँ, है ना? हमारे मतलब कि ज़ोनल जो ऑफ़िस है उनकी, और मैंने प्राइज़ भी जीता है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ ये चीज़ कि देखिए, ये आउटिंग वगैरह करना, आपका मन करा तब आप देखिए, मैं बताती हूँ आपको, प्रैक्टिकल बात ये होती है, आप कैश पर बैठे हुए हो, कैश पर आपके पास जो की होती है ना, की जो होती है, तो 2 टाइप की होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आपको एकदम से इमरजेंसी आ गई और वो की जो है, चाबियाँ जो हैं वो आपके पास हैं, तो हैंडओवर और टेक ओवर चलता है वहाँ पे। तो जो रजिस्टर होता है ना हमारा, उसमें हमको हैंडओवर टेक ओवर करना पड़ता है, ठीक है? अब बस आप 9 बजे तक घर पे हो और आप बैंक जाने वाले हो और आपके पास कोई इमरजेंसी काम आ गया, आपको छुट्टी लेनी है, ठीक है?
चाबियाँ आपके पास पड़ी हैं और जब तक आप चाबियों को किसी को मतलब हैंडओवर नहीं करोगे तो वो कैश डिपार्टमेंट खुलेगा ही नहीं। वॉल्ट जो होता है ना, वॉल्ट वो खुलेगा ही नहीं, है ना? तो आप बताइए, आप कैसे मतलब छुट्टी ले सकते हो? और अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा पहले एक बार, फिर उन चाबियों को आपको हैंडओवर करना पड़ेगा। उसके बाद आप वापस आइए, आपका काम कीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप सोचो चाबियों को रख के कैसे भई? वो पूरी ब्रांच ही ओपन नहीं होएगी, है ना? तो ये ज़िम्मेदारी है, ये प्रेशर नहीं है। मुझे नहीं लगता इसको प्रेशर बोलना चाहिए क्योंकि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि आप कैश डिपार्टमेंट हो, आप फाइनेंस में हो, तो ये ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अब कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि 7-8 घंटे बैठ के आप काम कर सकते हो, आपको कस्टमर डीलिंग अच्छी लगती है और आपको चाहिए कि सैटरडे संडे कोई पंगा नहीं चाहिए, हम आराम से अपना काम करें, है ना? तो देखिए, बिल्कुल इसको मैं ज़िम्मेदारी का नाम लूँगी, प्रेशर का नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी। अब आप कोई भी काम कर रहे हो तो कैश पे बैठे हो, आपका 4 बार कॉल आ गया, 4 बार कॉल आने के बाद आपने 4 बार कॉल रिसीव किया, आपको किसी ने मना भी नहीं किया, बढ़िया मस्त ज़िंदगी चल रही है, आपकी चिल्ली ज़िंदगी चल रही है। उसके बाद उसमें कैश में कोई भी गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए, तो उसमें प्रोविज़न होता है कि जो भी एक्सेस अमाउंट आपका गया है गल्ले पे से जो एक्सेस अमाउंट आपका गया है, तो वो अमाउंट जो एक्सेस अमाउंट गया है अगर वो मैच नहीं किया और आपको पता नहीं चला वो किसके पास गया है, तो वो आपको आपकी सैलरी में से मिलाना पड़ेगा। बैलेंस मैच नहीं होगा तब तक ब्रांच क्लोज़ नहीं होगी। और अगर एक्सेस अमाउंट कहीं से आ जाता है, तो आपको पता नहीं चला वो कहाँ से आया है, तो वो एक्सेस जो अमाउंट है ना, वो आपको सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा। बैंक का जो अकाउंट होता है उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसा गया तब तो मेरी सैलरी से गया, तो आया तो मेरे पास आना चाहिए। देखिए, आप प्रैक्टिकल सोचिए, अगर पैसा एक्सेस अमाउंट में आ रहा है और वो आपको दे दिया जाए तो आप सोचिए ना, आप सोचिए क्या हो रहा है? 1 बार होगा, 2 बार होगा और हर बार होने लग गया तो एक्सेस अमाउंट आप रखोगे। ये प्रैक्टिकल बात है, आप खुद से सोचिए। और कभी एक्सेस अमाउंट चला गया और आपकी सैलरी से कटा है, चलो वो बैंक ने दे दिया, दूसरी बार भी बैंक ने दे दिया, तीसरी बार भी बैंक ने दे दिया, तो पता है आप कितने लापरवाह हो गए हो? कितने लापरवाह हो गए हो, बार-बार वो गलती दोहराई जा रही है। तो जो डिग्निटी एक डिग्निटी जो होती है, एक मतलब उस जॉब की जो डिग्निटी होती है ना, वो मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर आप टीचर हो, तो वहाँ की डिग्निटी, आप डॉक्टर हो, तो वहाँ की डिग्निटी, आप बैंकर हो, वहाँ की डिग्निटी रखनी पड़ती है। तो हमारा काम ऐसा ही है, हमें वो ज़िम्मेदारी से करना पड़ता है, बहुत ऑथेंटिक तरीके से करना पड़ता है, बहुत ज़िम्मेदारी से करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप ये गॉसिप, आउटिंग, ये वो, फलाना-ढिकाना-टिकाना, ये कुछ नहीं कर सकते। आप वो वीकेंड पे ही कर सकते हो। जॉब के टाइम आपको जॉब ही करनी है और अगर आप उस काम को अच्छे से कर रहे हो, देखिए, तो वो काम अगर करने में आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो आपके लिए ज़िम्मेदारी है। अगर वो काम आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो करियर भी आपके लिए ठीक नहीं है, फिर वो आपके लिए प्रेशर ही होगा। तो जो इसको बोलते हैं ना कि भाई प्रेशर रहता है, हाँ, नो डाउट वो काम ज़्यादा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ज़्यादा रहती है। इसका मतलब ये नहीं वो प्रेशर है, ठीक है? तो वो ज़िम्मेदारी होती है, प्रेशर नहीं होता है। आपको पसंद नहीं है तो बैंक आपके घर पे नहीं आया है कि भई आप आओ, आओ, आओ। और ऐसा भी नहीं है कि बैंक की जॉब इतनी आसानी से मिल जाती है, बहुत शिद्दत से मिलती है। तो आपको पसंद नहीं है, आप उसको करियर पाथ मत लीजिए। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए कि एक बंदा जो क्लर्क से एंट्री लेता है उस डिपार्टमेंट में, उसके बाद वो कहाँ तक चला जाता है, बहुत अच्छी-अच्छी हस्ती हैं। आप मैच्योर हैं, अच्छे से सर्च कीजिए कि कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं और आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, आप किस डिपार्टमेंट में देखना चाहते हैं, किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, तो वो आप अच्छे से सर्च कीजिए। और ये सिर्फ़ जो बैंक को करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ही नहीं, सबके लिए था। आई होप आपका विज़न क्लियर हो गया होगा और विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस काम के मज़े ले सकते हैं। ठीक है? और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ड्रॉप कर देना, मैं आराम से उन डाउट को रिज़ॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।